नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 7। इसमें आज हम 3 विषय पढ़ेंगे। नंबर 1, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। नंबर 2, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। नंबर 3, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले नंबर 1, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, बहुत चेंजेस आए, लेकिन वुमेन के पोजीशन में, स्टेटस में और पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स में कोई चेंज क्या आया? आइए देखते हैं। फ्रांस में वुमेन शुरू से ही बहुत एक्टिव रही। वे अपना जीवन सुधारना चाहती थी। थर्ड एस्टेट की ज़्यादातर वुमेन बहुत कामकाजी थी। उनको रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता था काम करने के लिए। वो क्या काम करती थी? वो कई प्रकार के काम करती थी, जैसे कपड़े धोना, फल फूल सब्जी मार्केट में ले जाकर बेचना, या अमीर लोगों के घर में डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करना। ये सब। ज़्यादातर वुमेन को कोई भी एजुकेशन या जॉब ट्रेनिंग नहीं मिलती थी। सिर्फ नोबल्स और थर्ड एस्टेट के अमीर लोगों की जो डॉटर्स होती थी, उनको कॉन्वेंट में पढ़ने का मौका मिलता था। उसके बाद उनकी फैमिली उनकी शादी कर देते थे। जो भी वर्किंग वुमेन होती थी, उनको घर में तमाम काम भी करने पड़ते थे, जैसे खाना बनाना, पानी भरना, ब्रेड के लिए बेकरी शॉप में लाइन में लगना और बच्चों की देखभाल करना। औरतों की दिहाड़ी आदमी से कम हुआ करती थी। वुमेन अपनी बातें डिस्कस करना चाहती थी, अपना इंटरेस्ट दूसरों को बताना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने कुछ क्लब्स बनाए, पॉलिटिकल क्लब्स, और उन्होंने न्यूज़पेपर्स भी स्टार्ट कर दिए। फ्रांस के अलग अलग शहरों में ऐसे 60 पॉलिटिकल क्लब्स बन गए। 60। इनमें से जो सबसे फेमस था वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। वुमेन की क्या डिमांड थी सोसाइटी में? वुमेन आदमी लोगों की तरह पॉलिटिकल राइट एंजॉय करना चाहती थी। 1791 में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें उनको पैसिव सिटीज़न का दर्जा मिला, तो उनको बड़ी निराशा हुई। वुमेन चाहती थी कि उनको भी वोट देने का अधिकार मिले, असेंबली की मेंबर बनने का अधिकार मिले, तभी ना वो अपनी बात गवर्नमेंट को बता पाएंगी। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ न्यू लॉज इंट्रोड्यूस किए थे वुमेन के लिए। उसको हम 6 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, वुमेन के लिए स्कूल खोले गए। पॉइंट नंबर 2, गर्ल एजुकेशन कंपलसरी हो गया। पॉइंट नंबर 3, लड़कियां शादी जो करेंगी पापा के दबाव में आकर नहीं, अपनी मर्जी से कर पाएंगी। पॉइंट नंबर 4, मैरिज रजिस्टर्ड होगा सिविल लॉ के अनुसार। पॉइंट नंबर 5, डिवोर्स को लीगल कर दिया गया। डिवोर्स के लिए हस्बैंड या वाइफ कोई भी केस फाइल कर सकता था। पॉइंट नंबर 6, वुमेन अब जॉब के लिए ट्रेनिंग ले सकती है, आर्टिस्ट बन सकती है या छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकती है। ये जो 6 पॉइंट्स डिस्कस हुए, ये न्यू लॉज जो कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे। लेकिन वुमेन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले। संघर्ष चलता था। फिर रेन ऑफ टेरर आया। रेन ऑफ टेरर याद है? रोबेस्पियर की गवर्नमेंट, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ना, पार्ट 6 में। रोबेस्पियर की गवर्नमेंट ने जो किया, सारे वुमेन्स क्लब बंद करवा दिए और बहुत सी वुमेन लीडर्स को अरेस्ट करवा के
मौत की सज़ा दे दी। वोटिंग राइट और राइट फॉर इक्वल वेजेस के लिए संघर्ष चलता चला गया। फाइनली 1946 में फ्रांस की वोमेन को वोटिंग का राइट मिला। ये हो गया फर्स्ट टॉपिक। अब सेकेंड टॉपिक क्या है? एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। फ्रांस में स्लेवरी एबॉलिश हुआ था लंबे समय के बाद। फ्रांस के कुछ कॉलोनीज थे कैरिबियन में। ये कैरिबियन कहाँ पर है? कैरिबियन है ये जो अमेरिका वाला रीजन है ना, दो अमेरिकाज जो हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, दोनों के बीच वाला जो एरिया है उसको कैरिबियन रीजन या कैरिबियन एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रांस के कॉलोनीज थे। कॉलोनीज के नाम क्या थे? कॉलोनीज के नाम थे मार्टिनिक, ग्वाडेलूप और सैन डोमिंगो। आई एम रिपीटिंग, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड सैन डोमिंगो। ये जो मैंने नाम बोले हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें सप्लाई होती थी यूरोप में। कौन कौन सी चीज़ें? टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। अब यूरोप के लोग कैरिबियन में जाकर काम करना पसंद नहीं करते थे। वे इतनी दूर और अनजान जगह पर जाना नहीं चाहते थे, तो वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज हो गई। लेबर कहाँ से मिलेंगे? खेतीबाड़ी जो करानी है। लेबर के लिए यूरोप के लोग अफ्रीका जाते थे, वहाँ से स्लेव खरीद कर लाने के लिए। ये एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता था अफ्रीका, यूरोप और अमेरिकाज में। ये स्लेव ट्रेड शुरू हुआ था 17th सेंचुरी में। फ्रांस में स्लेव ट्रेड के दो सेंटर थे, बॉर्डॉक्स एंड नैंटीज। क्या नाम थे? बॉर्डॉक्स एंड नैंटीज। यहाँ से फ्रेंच मर्चेंट्स जाते थे अफ्रीका। वहाँ जो लोकल चिफ्टेन होता था उसके पास, चिफ्टेन मतलब है मुखिया, तो चिफ्टेन से फ्रांस के मर्चेंट्स स्लेव खरीद कर लाते थे। फिर उन स्लेव्स को ब्रांडेड किया जाता था, जंजीर से बांधा जाता था और उनको पैक किया जाता था। फिर जहाज़ में अटलांटिक ओशन के थ्रू कैरिबियन में लाया जाता था। अफ्रीका से कैरिबियन में आने में 3 महीने का समय लगता था। अच्छा, कैरिबियन में आकर फ्रेंच मर्चेंट्स इन स्लेव्स को प्लांटेशन ओनर्स के पास बेच देते थे। प्लांटेशन ओनर्स वे होते थे जिनके पास बहुत ज़मीन होती थी खेतीबाड़ी करवाने के लिए। इनके पास ये स्लेव लोग खेतीबाड़ी करते थे। यहाँ से यूरोप की डिमांड पूरी होती थी। किन चीज़ों की डिमांड? मैंने अभी नाम बोले थे ना, टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। स्लेव ट्रेड के द्वारा बॉर्डॉक्स एंड नैंटीज काफ़ी मालामाल हो गए थे। 18th सेंचुरी में फ्रांस में स्लेवरी की बुराई होने लगी थी। नेशनल असेंबली में भी इस चीज़ को लेकर लंबी बहस चलती रही, लेकिन इसके अगेंस्ट कोई लॉ पास नहीं हुआ। असेंबली को डर था कि बिजनेसमैन अपोज करेंगे, क्योंकि स्लेव ट्रेड से उनका अच्छा इनकम हो रहा था। 1794 में कन्वेंशन ने सभी स्लेव को फ्री करने का कानून बनाया, लेकिन 10 साल के बाद नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस किया। फाइनली 1848 में फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी ख़त्म हुई। ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, उसके बाद वहाँ के आदमी, औरत, बच्चे
उनके डेली लाइफ में काफ़ी चेंजेस देखने लगे। जो भी लॉज बनते थे उनके पीछे लिबर्टी और इक्वालिटी के आइडियल्स होते थे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ जो आया बैस्टिल की स्टॉर्मिंग के बाद कि सेंसरशिप ख़त्म हो गया। ओल्ड रेजिम में सेंसरशिप था। ओल्ड रेजिम का मतलब है बिफोर 1789। उस समय सेंसरशिप था। सेंसरशिप क्या? सेंसरशिप मतलब आप राज्य के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं लिख सकते, कुछ नहीं पब्लिश कर सकते। करोगे तो सज़ा मिलेगी, बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। न्यूज़पेपर में या किताब में कुछ भी लिखने से पहले राज्य के सेंसर से वो अप्रूव करानी पड़ती थी। 1789 के रिवोल्ट के बाद जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वहाँ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को नेचुरल राइट घोषित कर दिया। उसके बाद फ्रांस के सभी शहर में जैसे किताब और मैगज़ीन की बाढ़ आ गई। लोग सभी सच बातों को लिखने लगे, पब्लिश करने लगे, कोई रोक टोक नहीं था। और जो लोग अनपढ़ थे वो पढ़ेंगे कैसे? उनके लिए अलग बंदोबस्त हुआ। उनको जानकारी हासिल कराने के लिए नाटक था, गाने थे, जुलूस थे, ये सब थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये जो दोनों बेसिक आइडियल्स, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, आने वाले समय में भी पूरे विश्व को मोटिवेट करते रहे। भारत में टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के इन आइडियल्स से काफ़ी मोटिवेटेड हुए थे। तो बच्चों, इसी के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन का लेसन ख़त्म होता है। इस लेसन को हमने 7 पार्ट्स में पढ़ा। ये सभी पार्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। इनको आप सीरीज़ में देखना, 1, 2, 3, 4 इस तरह से सभी सीरीज़ देखोगे तो पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ भी कमेंट हो या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।